अब देखो, तो ये जो सोप का मॉलिक्यूल है इसमें एक हाइड्रोफिलिक एंड है जो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा और हाइड्रोफोबिक एंड है जो वाटर से दूर रहेगा। अब देखो, ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है यानी कि जो कोवलेंट एंड है, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? इस ऑयल की तरफ। ठीक है, ये किसकी तरफ? वाटर से दूर भागेंगे, ये वाटर से दूर भागेंगे और किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे? ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ध्यान से देखो, ये है ऑयल, ये क्या है? ये ऑयल, ये गंदगी है, इसको रिमूव करना है। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर साबुन लगाया, ये जो सोप के जो मॉलिक्यूल है ये अपने आप को कुछ इस तरीके से अपने आप को ओरिएंटेशन दे देंगे। ठीक है, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब इसमें क्या है? ये है आपका हाइड्रोफिलिक एंड जो कि पानी की तरफ है, क्योंकि ये पूरा तो पानी में है, पूरा मीडियम पानी में है, पानी की तरफ है सारा आपका सोडियम वाला, Na पॉजिटिव हाइड्रोफिलिक एंड। जो हाइड्रोफोबिक एंड है पीछे, ये टेल, ये हाइड्रोफोबिक एंड है और ये देखो ये कहाँ है? हाइड्रोफोबिक है ये, और ये पानी से दूर है, पानी से दूर ये घुसे जा रहा है ऑयल के अंदर, पानी से दूर भागना चाह रहा है। ठीक है, पानी से दूर भागना चाह रहा है, पानी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। ये अट्रैक्ट हो रहे हैं हाइड्रोफोबिक वाले, लेकिन हाइड्रोफिलिक वाले जो है वो डर्ट के अंदर, ऑयली सरफेस के अंदर घुसे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरीके का एक जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं मिसेल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिसेल स्ट्रक्चर। इसको हम क्लस्टर भी बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल बन गया है ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। ठीक है, एक पर्टिकुलर तरीके से अपने आप को इन लोगों ने अलाइन कर लिया है, अपने आप को एक ओरिएंटेशन दे दिया है, एक स्ट्रक्चर बना लिया है। अब क्या होगा? जब आप इस कपड़े को रिंस करोगे, ठीक है, आपने सोप लगाया, सोप ने इसको अच्छे से ऑयल की तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और जो हाइड्रोफोबिक एंड है उसने ऑयल की तरफ एकदम पकड़ के उसको रखा हुआ है। जब आप इसको रिंस करोगे, कपड़े को खंगालोगे, उसको धोओगे अच्छे से, तो क्या होगा कि पानी के साथ ये जो सोप का मॉलिक्यूल है जो कि पानी की तरफ अट्रैक्टेड है, जब आप पानी को रिमूव करने जाओगे तो ये सोप का जो मॉलिक्यूल है ये इसका हाइड्रोफोबिक एंड जिसने गंदगी को एकदम अच्छे से पकड़ रखी थी, उस गंदगी को अपने साथ लेकर निकल जाता है। ठीक है, ये अपने साथ उसको लेकर निकल जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके से आपका सोप का मॉलिक्यूल काम करता है। अब इसमें आप लोगों को जो बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आपसे सोप का पूरा मैकेनिज्म आपसे पूछ सकता है 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। ठीक है, तो सोप के मैकेनिज्म में आप बताएंगे कि सबसे पहले सोप है क्या? तो सोप क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कि एक एंड आपका आयनिक और एक एंड आपका कोवलेंट होता है। जो आयनिक एंड होता है उसको हम हाइड्रोफिलिक एंड बोलते हैं या हाइड्रोफिलिक हेड बोल सकते हो। जो कोवलेंट एंड होता है उसको हम हाइड्रोफोबिक एंड या हाइड्रोफोबिक टेल बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी और जो आपका कपड़े पे जो डर्ट लगी है, जो गंदगी लगी है, वो एक्चुअली कैसी है? ऑयली है। अब क्योंकि ये ऑयली है इसलिए जो आपका हाइड्रोफोबिक एंड होगा वो ऑयली डर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और जो आपका हाइड्रोफिलिक होगा वो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा। जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो वाटर से दूर रहना चाहेगा और ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, जब हम कपड़े को रिंस करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं मिसेल स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर के वजह से जब हम कपड़े को रिंस करते हैं तो ये जो सोप का मॉलिक्यूल जो है वो ये स्ट्रक्चर बना के उस डर्ट को निकाल के बाहर निकाल देगा कपड़े से और कपड़ा आपका साफ हो जाएगा। जितना भी ऑयली पैचेस होंगे, जितने भी ऑयली डर्ट होंगे वो सब के सब सोप की वजह से निकल जाएंगे। क्या ये बातें समझ में आ गई? ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बनाई हैं इधर उधर वो सब आप बना लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर पे। ठीक है, सोप की कहानी यहाँ ख़त्म हो गई है। कोई अगर आपको डाउट होगा सोप में तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं उसका आंसर करूँगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर पे। अब देखो कई बारी ऐसा होता है ना कि अब
कई बार देखो ऐसा होता है कि जब हम लोग कपड़े धुल रहे हैं और सोप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो कई बार जो हमारा वाटर की क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। वाटर की क्वालिटी के वजह से ये जो इमल्शन तैयार होता है, इमल्शन मतलब कि यही क्लस्टर्स जो बनते हैं सोप के मॉलिक्यूल के, क्लस्टर नहीं बनेगा तो गंदगी निकलेगी नहीं, क्लस्टर बनना तो इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार ये क्या होता है कि ये क्लस्टर नहीं बन पाता, ठीक है, ये क्लस्टर नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि जो सोप का मॉलिक्यूल है वो वाटर में मौजूद कुछ इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्शन कर देता है और रिएक्शन करके एक वाइट स्कम बना लेता है, वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है, ठीक है, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है और जिसको हम बोलते हैं स्कम। अब इस स्कम के वजह से जो सोप का जो क्लस्टर बन रहा है, जो मिसेल स्ट्रक्चर बन रहा है वो नहीं बन पाता और इसके वजह से कपड़ा साफ़ नहीं होगा। और आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोप यूज़ करोगे ताकि, क्योंकि कपड़ा तो आप साफ़ करेंगे ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोप आपको यूज़ करना पड़ेगा वो झाग, वो लैदर बनाने के लिए। तो अगर पानी आपका सही नहीं है तो वो लैदर सोप से नहीं बनेगा। लैदर मतलब कि इमल्शन, और वो इमल्शन बनना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नहीं बनेगा तो क्लस्टर्स नहीं बन रहे हैं, क्लस्टर नहीं बन रहे तो ऑयल निकलेगा कैसे? और ये बना क्यों नहीं? क्योंकि जो आपका सोप का मॉलिक्यूल है वो वाटर में मौजूद कुछ सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करके एक प्रेसिपिटेट बना लेता है वाइट कलर का, जिसको हम बोलते हैं स्कम। बात समझ में? तो सोप का ड्रॉबैक आपको समझ में आ गया। सोप हर तरीके के वाटर में काम नहीं कर पाता है। अगर वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो दिक्कत कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, स्कम बनाने लगे और कपड़ा साफ नहीं होगा। आप ज़्यादा सोप खर्च करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2-3 बार मैंने ये बातें रिपीट कर दी, अब लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए कि वाटर may have impurities like, कौन से वो impurities कैसी हैं? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स, ठीक है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सॉल्ट्स उसमें प्रेजेंट होता है, which react with soap molecule just a second. ठीक है, which react with soap molecule to form a white PPT called scum। हम इसको क्या बुलाते हैं? स्कम, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के इम्प्योरिटीज़ अगर वाटर में है तो स्कम बनने लगेगा। अब दिक्कत यहाँ पे क्या होगी कि फिर हमारा कपड़ा साफ़ नहीं होगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा सोप। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डिटर्जेंट्स। इसका सोल्यूशन, एक सोल्यूशन तो क्या है? डिटर्जेंट, पहला सोल्यूशन है, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, सोल्यूशंस लिखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट यूज़ करना, देखो पहले सोप आया था, उसके बाद डिटर्जेंट डिस्कवर किया गया था, डिटर्जेंट बनाया गया था। अब डिटर्जेंट और सोप में दिक्कत क्या है? देखो सोप जो है वो प्रेसिपिटेट बना ले रहा है, किसकी वजह से प्रेसिपिटेट बन रहा है? ये सोडियम आयन की वजह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लेंगे, हम सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड ले लेंगे, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स बेसिकली हैं क्या? दीज आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब सल्फोनिक एसिड क्या होते हैं? जैसे कि हमारे जो नॉर्मल सोप था वो क्या था? लंबी सी चेन होती थी और COONA होता था, यही तो था अभी तक सोप, ये सोप है। लेकिन जब हम डिटर्जेंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? यही सोडियम सॉल्ट लेंगे, लेकिन किसका? सल्फोनिक एसिड का, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर SO3Na, ठीक है। ये क्या है? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो हमने क्या किया? कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर हम क्या लेने लग गए हैं? सल्फोनिक एसिड लेने लग गए हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद आप डिटर्जेंट में एक हम इस तरीके का डिटर्जेंट बनाते हैं, ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हम अमोनियम सॉल्ट्स ले लेते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ
क्लोराइड, अगर आपने क्लोराइड्स का, ठीक है, हाँ, क्लोराइड्स का अगर आपने अमोनियम सॉल्ट ले लिया, अमोनियम सॉल्ट मतलब कि जैसे यहाँ पे सोडियम सॉल्ट है तो हम Na लगा रहे हैं, अमोनियम सॉल्ट में हम क्या लगाएंगे, NH4 लगाएंगे, ठीक है, लंबी सी चेन होगी, लास्ट में क्या लगा होगा, NH4+, ठीक है, और क्लोराइड्स यानी कि एक एंड पे उसके क्लोरीन भी लगा होगा। तो अगर इस तरीके का आप मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट। और ये, ठीक है, डिटर्जेंट जो है डू नॉट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, इट विल नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट को पीपीटी लिख दें, समझ जाएंगे आप लोग, लिखा हुआ है पहले से ही, पीपीटी डज नॉट फॉर्म्स पीपीटी विथ किसके साथ, मैग्नीशियम एंड और कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ये पीपीटी नहीं बनाएगा। अब पीपीटी नहीं बन रहा है तो स्कम नहीं बन रहा है, स्कम नहीं बन रहा है तो आपका क्लस्टर्स बनने लगेंगे, लैदर फॉर्म होने लगेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सोल्यूशन हमारा था डिटर्जेंट। दूसरा सोल्यूशन क्या है, दूसरा सोल्यूशन ये है कि ये जो वाटर की इम्प्योरिटीज़ थी जिसके वजह से सोप यूज़ करने में दिक्कत हो रही थी, अगर हम इन इम्प्योरिटीज़ को ही हटा दें तो भी तो काम बन सकता है, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे, इन इम्प्योरिटीज़ की वजह से क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम अब देखते हैं। इतना लिख लो, उसके आगे बात करते हैं। चलो ज़रा अब हम इम्प्योरिटीज़ की बात करते हैं। अब मैं ये पूरा मिटा दे रही हूँ, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम बात करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर पे, ठीक है। ये हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स की इम्प्योरिटीज़ है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैं मिटा दे रही हूँ, अभी लिखेंगे फिर से, बट याद रखिएगा, भूलना नहीं है, जो पढ़ाया हुआ है वो भूलना नहीं है, ठीक है। सोप हटा दे रहे हैं अब हम, सोप का अब हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखो वाटर की बात करते हैं। वाटर जो है वो दो टाइप का होगा, एक होता है हार्ड वाटर, ठीक है, और एक होता है सॉफ्ट वाटर, ठीक है। हम लोगों के लिए सॉफ्ट वाटर अच्छा है। सॉफ्ट वाटर में अनवांटेड सॉल्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि पानी जो है वो कई बारी किनारे किनारे वाइट कलर का एक पीपीटी छोड़ देता है, वाइट कलर का, ये क्या है, ये अनवांटेड सॉल्ट्स हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। आपके कपड़े साफ नहीं होंगे, बर्तन साफ नहीं होंगे, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ की वजह से। आप अगर आप उसी पानी से नहा रहे तो वो भी हार्मफुल है, बहुत अच्छा नहीं है, पी रहे हैं तो वो भी हार्मफुल है। तो सॉफ्ट वाटर जो है इनमें ये सारे इम्प्योरिटीज़, ये सारे अनवांटेड सॉल्ट्स नहीं होती, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होते ही नहीं हैं सॉफ्ट वाटर में, इसलिए सॉफ्ट वाटर जो है वो हमारे लिए अच्छा है। हार्ड वाटर में ये सॉल्ट्स होते हैं, कौन कौन से, हार्ड वाटर में क्या होगा, हैव मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट, सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम प्रेजेंट होंगे। सॉफ्ट वाटर में नो सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, नो हार्मफुल लिख देते हैं, ठीक है, नो हार्मफुल सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब ये जो आपका हार्ड वाटर है ये दो तरीके का होता है, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पररी। टेम्पररी हार्ड वाटर एंड परमानेंट हार्ड वाटर। पहले हम बात करते हैं टेम्पररी हार्ड वाटर की, उसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट हार्ड वाटर की, ठीक है। टेम्पररी हार्ड वाटर जो होता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, अब भाई सॉल्ट्स होंगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होंगे। अब वो सॉल्ट्स कैसे हो सकते हैं, अगर ये सॉल्ट्स कार्बोनेट वाले हैं, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो हम उस इम्प्योरिटी को कहते हैं, उस वाटर को कहते हैं हम टेम्पररी हार्ड वाटर। यानी कि टेम्पररी हार्ड वाटर जो है वो, टेम्पररी हार्ड वाटर कंटेन्स कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यानी कि इनके पास MgCO3 या फिर CaCO3 जैसे इम्प्योरिटीज़ होंगी, ठीक है। टेम्पररी हार्ड वाटर को क्या हम सॉफ्ट बना सकते हैं, हाँ, टेम्पररी हार्ड वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट वाटर बाय सिंपली बॉइलिंग इट। बस इसको बॉईल करना है, ठीक है, बस इसको क्या करना है, बॉईल करना है। आप इस
टेम्प्रेरी हार्ड वाटर को बॉईल कर दो, आपका जो कार्बोनेट्स और जो मैग्नीशियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम कार्बोनेट जो बन रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। जनरली ये MgH होता है, ठीक है, MgH लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, MgHCO3 और CaHCO3, ठीक है। तो क्या होगा जब आप इसको हीट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स लिख देते हैं, दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये प्रेसिपिटेट होकर मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट जो है वो निकल जाएंगे, ठीक है। आप इसको हीट करेंगे तो ये जो भी डिजॉल्व्ड वाटर में डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ थी वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट में बन गई, सेटल डाउन होगी, आपने उसको रिमूव कर दिया, वाटर जो है वो साफ़ हो गया और सॉफ्ट बन गया है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। अब बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को में होता क्या है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मेनली क्लोराइड्स होते हैं, क्लोराइड्स या सल्फाइड्स, ठीक है। दे कंटेन क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोराइड्स और सल्फाइड्स प्रेजेंट होंगे अगर वाटर में, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो वो वाटर हार्ड होता है। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए पानी में MgCl2 है या CaCl2 है, या पानी में MgS है या CaS है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, अगर इनमें से कोई सॉल्ट है तो पानी जो है वो परमानेंट हार्डनेस, खाली बॉईल करने से अब काम नहीं चलेगा, ठीक है। खाली बॉईल करने से आप इन सॉल्ट्स को रिमूव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप एक बड़ा ही आसान सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्या, वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा, यूजिंग वॉशिंग सोडा। आप वॉशिंग सोडा यूज़ करिए और आपका जो हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस, वो रिमूव हो जाएगा। कैसे, मैं क्लोराइड का बता दे रही हूँ, ठीक है, सल्फाइड का भी वैसा ही होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड का बता दिया, MgCl2 का रिएक्शन में वॉशिंग सोडा के साथ करो, वॉशिंग सोडा में क्या होता है, Na2CO3 दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, देखो MgCO3 बनेगा प्लस NaOH, NaCl बन जाएगा, ठीक है। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट बना और NaCl बन गया। ये जो MgCO3 ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है, ये PPT बना लेगा, ठीक है, सेटल डाउन हो गया, आपने इसको रिमूव कर दिया, पानी अलग कर दिया, ये रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट, मैग्नीशियम का जो सॉल्ट था वो क्या करेगा, सेटल डाउन हो जाएगा, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को आपने रिमूव कर दिया, पानी को रिमूव कर दिया। पानी अब जो आपने निकाला है वो कैसा है, वो सॉफ्ट वाटर है, ठीक है। तो हम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब इसमें आपकी NCERT की अगर हम बात करें तो हम ये भी बताते चले कि हमने क्या एक्स्ट्रा बता दिया है और क्या आपके सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है। अब देखो ये जो रिएक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये रिएक्शन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपके कोर्स में वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर के बारे में बताया है, हार्ड वाटर में कैसे सॉल्ट्स होते हैं ये बताया है, सॉफ्ट वाटर में आपको पता ही है कि ये सारे सॉल्ट्स एब्सेंट होंगे, किस टाइप के होते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी, ये आप पढ़ लीजिएगा। ऑल्दो NCERT में नहीं है बट पूछ लेता है कई बार, परमानेंट हार्डनेस या टेम्परेरी हार्डनेस। और बस इतना याद रखिए कि टेम्परेरी हार्डनेस को हम बॉईल करके रिमूव कर सकते हैं और परमानेंट हार्डनेस को हम वॉशिंग सोडा यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है कि आपके NCERT में मतलब CBSE के एग्जाम में ये ना पूछा जाए कि किस तरीके के सॉल्ट्स वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स, ये हो सकता है ना पूछा जाए, बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस रिमूव करेंगे। तो ये फटाफट लिख लो। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं और ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हो सकता है कि अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सोप का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। सेकेंडली, पिछले 2 सालों में ये टॉपिक जो है वो नहीं आया है अभी तक बोर्ड एग्जाम में। इस बार कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पूरा चैप्टर दे दिया। ऑब्वियसली इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी न्यू टू स्टूडेंट्स,
क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इससे पहले नहीं पढ़ी है। कार्बन के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब आपकी 10 से स्टार्ट हो गई थोड़ी थोड़ी, तो हालांकि बहुत बेसिक है लेकिन फिर भी स्टार्ट हो गई है और इसको सिलेबस में रखना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी था। एंड थैंकफुली इस बार CBSE ने डिसाइड किया कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड किया जाएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रिमूव कर दिया गया है क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्लास 11th में आप दोबारा पढ़ेंगे और काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एज सच इन कंपैरिजन टू कार्बन एंड कंपाउंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है और छोटा सा चैप्टर भी था। बट कार्बन एंड कंपाउंड काफ़ी स्कोरिंग है, कंसेप्चुअल है। अगर आपने इसको सही से नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि आप यहाँ पे मार्क खा जाएं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बहुत आसानी से, बहुत आराम से, तसल्ली से इस चैप्टर को तैयार करें। बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं आई टेल यू, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मेरे अच्छे का मतलब है कि ऐसे जो कि आपके दिमाग को घुमा देगा, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ना है, इस चैप्टर को समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं और इस शक्ल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आई कम अप विद वीडियोज ऑफ क्लास 9, 10 साइंस एंड 11, 12 केमिस्ट्री। एंड if you are already a subscriber, then thank you so much for being such a great supporter, and I appreciate your support, your valuable time that you give on YouTube watching me. Thank you so much. And if you are watching this video, then personal thank you to all the viewers who are watching this video.